हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी फॉर ऑल। आज हम करंट अफेयर्स के एक टॉपिक पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है इजराइल और यूएई के बीच जो ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है हाल में, जिसको अब्राहम समझौता भी कहा गया है। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर, देखते हैं कि क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहायता से अभी हाल में 13 अगस्त 2020 को ये ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ यूएई और इजराइल के बीच में, और इसमें मध्यस्थता की डोनाल्ड ट्रंप ने, जो यूएस के राष्ट्रपति हैं। और इस समझौते के अंतर्गत दोनों देश पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना करेंगे। और क्योंकि मध्यस्थता अमेरिका की है, इसलिए इसको त्रिपक्षीय समझौता भी कह सकते हैं, ट्राइलैटरल एग्रीमेंट। तो इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के संबंधों के इतिहास में बड़ा मोड़ है। दोनों देशों में रिश्तों को सामान्य करने के लिए सहमति बन गई है। देखते हैं इस मैप में कि कहाँ क्या पोजीशन है इन दोनों देशों का। ये जो है ये खाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर ये है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ये है इजराइल। यहाँ पर ये इधर मेडिटेरेनियन सी है, उसके साथ इसकी सीमा लगती है। और ये जो है ये यूएई है, यहाँ पर ये खाड़ी देश है, यहाँ पर पर्शियन गल्फ है। और पर्शियन गल्फ जो है इसका नाम पड़ा है, ये ईरान है। ईरान का पुराना नाम जो है पर्शिया था या फारस, तो इसी के आधार पर इसका नाम पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी है। तो यहाँ पर यूएई है, यूएई की राजधानी अबू धाबी है, और ये कई एमिरेट्स को मिलाकर बना है ये देश यूएई। और इसी में एक एमिरेट है दुबई। तो दुबई जो है काफ़ी फेमस है अपनी लैविश लाइफस्टाइल के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। पहला खाड़ी देश है यूएई इस शांति समझौते को करने वाला इजराइल के साथ। और इस समझौते के तहत इजराइल जो है वो क्या करेगा, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। और यूएई, और इसके बदले में यूएई जो है वो इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करेगा। और ये यूएई जो है पहला खाड़ी देश है जो इजराइल के साथ ऐसा शांति समझौता जिसने किया है। अब देखते हैं कि खाड़ी देश कौन कौन से हैं। खाड़ी देश ये जो पर्शियन गल्फ है, इसके आसपास जितने भी देश हैं इनको खाड़ी देश कहा जाता है। तो ये खाड़ी देश कितने हैं? 6 हैं, जो देश जिनकी सीमा जो है वो पर्शियन गल्फ से लगती है। तो इसमें जैसे कि ये कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, यूएई है और ओमान है। तो पर्शियन गल्फ की सीमा से लगने वाले जो भी देश हैं, 6 देश हैं कुल, तो ये खाड़ी देश कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 49 वर्षों के बाद इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात जो है वो अपने राजनयिक संबंधों को पूरी तरह से सामान्य करेंगे, और इससे शांति को बढ़ावा मिलेगा इस क्षेत्र में। और स्वाभाविक है कि जिस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व होता है वहाँ पर आर्थिक विकास में तेजी आती है, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं, और इससे जो है हर तरह से डेवलपमेंट होता है। तो राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, इनका संयुक्त बयान ये आया कि मध्य पूर्व के 2 सबसे गतिशील समाजों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच सीधे संबंध खुलने से आर्थिक विकास में तेजी आएगी, और तकनीकी नवाचार यानी टेक्निकल इनोवेशंस और लोगों के बीच आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर आपको याद होगा तो यूएई जो है वो अभी हाल में पहला ऐसा खाड़ी देश बना था जिसने परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को प्रारंभ किया था। तो इस तरह से एक डेवलपिंग नेशन है, काफ़ी एडवांस्ड है। तो इस समझौते को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अहम योगदान रहा है। जाहिर है कि उन्होंने मध्यस्थता की है इस समझौते को करवाने में। और इस शांति समझौते के तहत दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल जो हैं वो आने वाले हफ्तों में
इन सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। काफ़ी सारे क्षेत्र हैं, निवेश है, पर्यटन है, सीधी उड़ान है, सुरक्षा है, दूरसंचार है और भी कई अन्य मुद्दे हैं। तो यूएई अरब राष्ट्रों में इजराइल से राजनयिक संबंध, अरब राष्ट्रों में इजराइल से राजनयिक संबंध शुरू करने वाला तीसरा देश होगा। तो पहले कौन से हैं 2 देश अरब देश जिनका पहले से इजराइल के साथ राजनयिक संबंध है? पहला है मिस्र और दूसरा है जॉर्डन। तो इन दोनों अरब देशों के इजराइल के साथ पहले से राजनयिक संबंध हैं। तो मिस्र ने कब राजनयिक संबंध स्थापित किए? 1979 में। और जॉर्डन ने कब स्थापित किया? 1994 में। तो अरब देशों में तीसरा है यूएई और खाड़ी देशों में पहला है। तो अरब देशों में तीसरा जो है वो कैसे है? आमतौर पर खाड़ी देश और अरब देशों को एक ही माना जाता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये खाड़ी क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र के देशों को खाड़ी देश कहा जाता है, लेकिन अरब क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, करीब 22 देश हैं उसमें। और अरब क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर अरबी भाषा बोली जाती है और इसमें मध्य पूर्व के देश हैं और अफ्रीका के भी कुछ देश इसमें अरब क्षेत्र में शामिल हैं। इसलिए अरब क्षेत्र और खाड़ी क्षेत्र जो है वो दोनों एक नहीं है। अरब क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। तो अरब राष्ट्रों में यूएई जो है वो तीसरा देश है और खाड़ी क्षेत्र में पहला देश है। तो ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते के केंद्र में वेस्ट बैंक है। तो वेस्ट बैंक का लोकेशन हम देखते हैं। वेस्ट बैंक जो है वो ये है, यहाँ पर ये इजराइल है, यहाँ पर ये जॉर्डन है और ये जो है ये वेस्ट बैंक है। इजराइल और जॉर्डन के बीच में यहाँ पर ये जॉर्डन नदी बहती है, जॉर्डन नदी है। और इस जॉर्डन नदी का पश्चिमी किनारा जो है ये है, इसलिए इसको वेस्ट बैंक कहते हैं। और यहाँ पर जो है ये डेड सी है, तो इसलिए इसका नाम वेस्ट बैंक है। जॉर्डन नदी का पश्चिमी किनारा है और यही वो क्षेत्र है जो इस समझौते के केंद्र में है। इस पर अभी किसका अधिकार है? इस पर अभी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का अधिकार है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इस क्षेत्र का प्रशासन देखती है। तो ये जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वो इस समझौते से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसका विरोध कर रही है। और इसके विरोध करने का कारण ये है कि उसका ये कहना है कि जैसा कि पहले ये हमारा जो विरोध का कारण ये है कि उसका ये कहना है कि इस समझौते में जो फिलिस्तीन मुद्दा है उसकी उपेक्षा की गई है और यूएई ने इस मुद्दे को, फिलिस्तीन के मुद्दे को पृष्ठभूमि में रख दिया है, बैकग्राउंड में चला गया है और इसको जो है महत्व नहीं दिया है और केवल अपने हितों को देखते हुए उसने ये समझौता इजराइल के साथ किया है। और इसमें जो है कोई वास्तविक कोई टेरिटोरियल गेन नहीं हुआ है, टेरिटोरियल गेन नहीं हुआ है, नो टेरिटोरियल गेन, यानी कि टेरिटोरियल गेन नहीं हुआ है। इसका अर्थ यह है कि 1967 में एक युद्ध हुआ था अरब राष्ट्रों और इजराइल के बीच। तो इस युद्ध के बाद इजराइल ने काफ़ी सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था और ये जो है संघर्ष चल रहा है कि जिन क्षेत्रों पर उसने कब्जा किया है उन क्षेत्रों से वो पीछे हटे। तो ऐसे किसी भी क्षेत्र से इजराइल जो है वो पीछे नहीं हटा है और बिना उसके पीछे हटे ही ये समझौता कर लिया गया है। और सिर्फ ये हुआ है कि उसकी जो योजना थी आगे वेस्ट बैंक पर पूर्ण रूप से अधिकार करने की, उसको फिलहाल उसने स्थगित कर दिया। इसलिए नो टेरिटोरियल गेन बट देन ऑल्सो दिस एग्रीमेंट हैज़ बिन डन। तो यही आलोचना का मुख्य बिंदु है और इसी के आधार पर फिलिस्तीन अथॉरिटी ने इस समझौते का विरोध किया है। ये हुआ था जो काफ़ी अरब राष्ट्रों और इजराइल का जो संबंध रहा है ये काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। इजराइल के 1948 में बनने के साथ ही जो है काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है इन दोनों पक्षों का संबंध।
और इसी दौरान 4 युद्ध भी हुए हैं दोनों पक्षों के बीच। तो इसमें जो पहला युद्ध हुआ था वो 1948 में हुआ था, 1948 में ही हुआ था। दूसरा जो हुआ 1956 में हुआ, जिसको हम सुएज क्राइसिस के नाम से जानते हैं। सुएज कैनाल पर अधिकार को लेके इजिप्ट और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ। फिर उसके बाद तीसरा युद्ध हुआ 1967 में, इसको कहा गया 6 डे वॉर। और 6 डे वॉर इसमें क्या हुआ, अरब देशों और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ, और इसी युद्ध के बाद इजराइल ने काफ़ी सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद चौथा और अंतिम युद्ध हुआ 1973 में। इसको जो है, इसको यौम किप्पर युद्ध भी कहते हैं। यौम किप्पर युद्ध, यौम किप्पर युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि यौम किप्पर जो है वो इजरायली कैलेंडर का सबसे पवित्र दिन है, और इसी दिन अरब राष्ट्रों ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया था। जो उसके कब्जे वाले क्षेत्र हैं उनको वापस लेने के लिए सीरिया और मिस्र के नेतृत्व में अरब राष्ट्रों ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वो सफल नहीं हुए, और फिर से इजराइल ही जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होकर उभरा। तो ये जो है संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है दोनों पक्षों के संबंधों का। अब फिलिस्तीन अथॉरिटी का ये कहना है कि कोई टेरिटोरियल गेन नहीं हुआ है, जितने क्षेत्र उसके कब्जे में थे सब जो हैं वो अभी भी उसके कब्जे में हैं। जबकि 1967 के युद्ध के बाद एक खार्तूम बैठक हुई थी। खार्तूम जो है वो सूडान में है। तो खार्तूम बैठक में ये फैसला किया था अरब देशों ने कि इजराइल के साथ जो है वो 3 बिंदुओं पर सभी देश सहमत हुए थे कि इजराइल के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। नो रिकॉग्निशन, उसको कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। उसके साथ नो टॉक्स, उससे कोई बातचीत नहीं की जाएगी। और नो पीस, उसके साथ कोई शांति का प्रयास भी नहीं किया जाएगा। तो ये 3 बिंदुओं पर सभी अरब राष्ट्र जो हैं वो सहमत थे, लेकिन इसकी उपेक्षा हुई है। इस सहमति जो बनी थी देशों के बीच, इसकी उपेक्षा करते हुए समझौता हुआ है। फिर ये भी आलोचना का बिंदु है कि उसके बाद एक अरब पीस इनिशिएटिव हुआ था, जिसको अरब लीग का समर्थन प्राप्त था। और अरब लीग उसमें भी ये माना गया था कि जब तक इजराइल जो है वो अपने कब्जा किए हुए क्षेत्रों से पूर्ण रूप से पीछे नहीं हटता है, तब तक उसे कोई भी मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन ये कोई भी शर्तें पूरी नहीं हुई, और शर्तें पूरी नहीं होने के बावजूद यूएई ने इजराइल के साथ ये समझौता कर लिया है। ये जो है ये इसका आलोचना का सबसे मुख्य बिंदु है। तो इससे जो है ये निष्कर्ष निकल के आता है मुख्य रूप से कि अब जो है फिलिस्तीन मुद्दा जो है वो अरब देशों के लिए फिलिस्तीन मुद्दा जो है वो धीरे धीरे जो है वो पीछे जा रहा है, और अपने हितों को सभी देख रहे हैं, सभी अरब देश देख रहे हैं। लेकिन इजराइल और अरब देशों के संबंध धीरे धीरे ही सही कुछ सुधर रहे हैं, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन का जो मुद्दा है, ये जो संघर्ष है ये बना हुआ है अभी भी, और आगे भी जब तक इस मुद्दे का पूर्ण हल नहीं निकल जाता है ये मुद्दा बना रहेगा। अब ये देखते हैं कि 1967 के युद्ध के बाद इजराइल ने किन क्षेत्रों पर कब्जा किया था। मिस्र के, इसको हम आगे मैप पर देखते हैं। मिस्र का, यहाँ पर ये इजिप्ट है, मिस्र है, इससे उसने सिनाई पेनिनसुला और ये गाजा स्ट्रिप है यहाँ पर, इस पर कब्जा किया था। मिस्र के क्षेत्र थे, इन पर कब्जा किया। जॉर्डन है यहाँ पर, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, और यहाँ पर ये जेरूसलम है। जेरूसलम जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, तीन धर्मों के लिए बहुत पवित्र शहर है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म। तो इन तीनों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण शहर है। तो इसके पूर्वी हिस्से पर अभी भी इजराइल का कब्जा है। पश्चिमी हिस्सा जो है वो इजराइल के ही पास है, लेकिन इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो भी इजराइल के कब्जे में है। और आगे जो यूएन का, संयुक्त राष्ट्र का जो प्रावधान है, उसमें जो इस फिलिस्तीन मुद्दे का जो सॉल्यूशन है, टू स्टेट सॉल्यूशन,
यानी कि दोनों फिलिस्तीन भी जो है वो एक अलग देश बने और इजराइल तो है ही, दोनों देश जो हैं वो स्वतंत्र देश के रूप में रहें, उनका अस्तित्व रहे। और आगे ये प्रावधान है कि इसी जेरूसलम को दोनों देशों की संयुक्त राजधानी बना दिया जाएगा। अभी जो है इजराइल की राजधानी जो है वो तेल अवीव है। तो ये जेरूसलम का पूर्वी हिस्सा जो है वो अभी भी इजराइल के कब्जे में है। और सीरिया से उसने ये गोलान हाइट्स है, इस पर उसने कब्जा किया। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं ये इजराइल के कब्जे में हैं। तो इसमें अब ये हुआ कि ये कब्जा जो है ये इसमें से जो है सिनाई पेनिनसुला जो है वो जो है उसने इजराइल ने इजिप्ट को लौटा दिया है। ये जो कब्जा हुआ इसके बाद 1978 में इजराइल और इजिप्ट के बीच एक शांति समझौता हुआ। इजराइल और इजिप्ट के बीच एक शांति समझौता हुआ जिसको कैंप डेविड समझौता कहते हैं, कैंप डेविड एग्रीमेंट। ये कैंप डेविड एग्रीमेंट जो है, कैंप डेविड जो है वो यूएस में एक स्थान है, वहीं पर ये समझौता हुआ था और इसमें भी यूएस की मध्यस्थता थी, इसलिए इसको कैंप डेविड एग्रीमेंट कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी कैंप डेविड एग्रीमेंट के बाद इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला जो है वो इजिप्ट को लौटा दिया था वापस, और बदले में इजिप्ट ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए और इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की। तो इस तरह से इजिप्ट जो है वो पहला अरब राष्ट्र बन गया इजराइल को मान्यता प्रदान करने वाला और उससे राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला। और इसी 1978 के समझौते के कारण जो 1978 का नोबेल पीस प्राइज जो था, नोबेल पीस प्राइज, वो जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे इजिप्ट के अनवर सादात और इजराइल के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे बिगिन, उनको संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। और इसमें मध्यस्थता की थी यूएस के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, उन्होंने इसमें मध्यस्थता की थी कैंप डेविड एग्रीमेंट में। तो ये एक डेवलपमेंट हुआ। इस तरह से इजिप्ट जो है इससे पहला अरब राष्ट्र बन गया। उसके बाद अगला मोड़ आया 1994 में। 1994 में जॉर्डन जो है उसने वेस्ट बैंक से अपना दावा वापस ले लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने दोनों ने एक दूसरे को मान्यता प्रदान की। तो एक दूसरे को मान्यता प्रदान कर दी तो जॉर्डन ने इसी कारण वेस्ट बैंक पर से अपना दावा वापस ले लिया। और इसके बाद जॉर्डन ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए और इसके साथ ही इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की। तो इस तरह से जॉर्डन जो है वो दूसरा अरब देश बन गया इजराइल को मान्यता प्रदान करने वाला और उससे पूर्ण संबंध स्थापित करने वाला। और अब जो है 2020 में यूएई जो है वो तीसरा अरब देश बन गया है इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला और उसे मान्यता प्रदान करने वाला। तो ये जो है 3 देशों का इतिहास है, किस किस तरह से इसमें डेवलपमेंट हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं कि इस समझौते में भारत की प्रतिक्रिया क्या है। भारत ने इस समझौते का, शांति समझौते का स्वागत किया है और भारत जो है इस क्षेत्र में हमेशा से शांति और स्थिरता का समर्थक रहा है कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता होनी चाहिए, क्योंकि पश्चिम एशिया जो है वो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका पहला कारण है कि भारत के बड़ी संख्या में भारतीय आप्रवासी भारतीय जो है इस क्षेत्र में रहते हैं और कोविड-19 से पहले जो है वो कोविड से पहले 80 मिलियंस इंडियंस जो है वो इस क्षेत्र में थे। तो बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में है भारतीय और जो धन भेजते हैं वो भारत को प्राप्त होता है। और दूसरा जो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है वो है एनर्जी सिक्योरिटी, यानी कि भारत जो है इसी क्षेत्र से पेट्रोलियम आयात करता है, तो इसी क्षेत्र के देशों से। तो इसलिए इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता का बना रहना भारत के हित में है और भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए इस क्षेत्र को
एक वर्ड यूज़ किया है भारतीय विदेश मंत्रालय ने, इसे एक्सटेंडेड नेबरहुड की संज्ञा दी है। एक्सटेंडेड नेबरहुड जो है वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि भारत का पड़ोसी है, मतलब पड़ोस का विस्तार है ये क्षेत्र। तो इसलिए इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत के लिए ये क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। और भारत का स्टैंड क्या है कि भारत के इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं, यूएई के साथ भी अच्छे संबंध हैं। तो भारत का ये स्टैंड है कि फिलिस्तीन मुद्दे का भी उसने शुरू से समर्थन किया है। तो भारत का ये कहना है कि फिलिस्तीन का मुद्दा भी ये हल होना चाहिए और ये 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत जो है वो हल होना चाहिए, यानी कि फिलिस्तीन जो है वो एक अलग देश बनना चाहिए और इसमें जो भविष्य में जो बनेगा इसमें फिलिस्तीन और गाजा स्ट्रिप जो है ये मिला करके बनेगा और ये देश इसका यही अंतिम हल हो सकता है इस मुद्दे का। लेकिन जो भी हल हो इस मुद्दे का वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, बातचीत के माध्यम से हो, समझौते के माध्यम से हो, ये भारत का स्टैंड है। और एक और इस क्षेत्र में एक जो ईरान ने इस समझौते का विरोध किया है, तो इसमें भी एक पेंच ये आ जाता है कि भारत जो है वो ईरान के साथ भी अपने संबंधों को इस पर बहुत संतुलन बना करके चलना होगा, क्योंकि ईरान जो है वो इस समझौते को अपनी सुरक्षा के लिए संकट मानता है और इसमें जो भारत के ईरान में भी हित हैं, क्योंकि चाबहार पोर्ट जो है वहाँ पर भारत का निवेश है और भी भारत के लंबे समय से संबंध रहे ईरान से। तो इस तरह से भारत को जो इजराइल के साथ संबंध, अरब राष्ट्रों के साथ संबंध और ईरान के साथ संबंध, इनके बीच में काफ़ी संतुलन बना करके इस क्षेत्र की विदेश नीति को तय करना होगा और इसमें आगे बढ़ना होगा अपने हितों को देखते हुए और उस पर कोई आघात न लगे। भारत के काफ़ी जो अप्रवासी भारतीय हैं उनके हितों को देखते हुए, तो ये सब देखते हुए भारत को काफ़ी सावधानी रखनी होगी। एक ये पॉलिसी है इस क्षेत्र के लिए, भारत की जो पॉलिसी है, विदेश नीति है, तो उसमें एक बड़ा परिवर्तन आया है पहले की सरकारों में और अभी नई सरकार के आने के बाद से 2014 के बाद से ये एक परिवर्तन आया है, डी-हाइफेनेशन पॉलिसी। अब भारत जो है वो इस नीति पर चलता है। इसका अर्थ ये है कि जो पहले भारत के जो भी राजनयिक इजराइल की यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो वो फिलिस्तीन की यात्रा पर भी जाते थे, मतलब कि दोनों के बीच एक संतुलन सा बनाने का प्रयास किया जाता था। तो इससे जो है अब भारत ने इसको छोड़ दिया है और दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं और भारत जो है अब किसी के भी साथ अपने संबंधों को उनकी मेरिट और अपने नेशनल इंटरेस्ट्स के आधार पर ही निर्धारित करता है और किसी के भी साथ जो है वो हमेशा से अच्छे संबंधों का हिमायती रहा है। लेकिन ये जो संतुलन वाली जो अवधारणा थी इसको भारत ने छोड़ दिया है, यानी डी-हाइफेनेशन, दोनों को अलग कर दिया है। तो ये जो है एक बड़ा परिवर्तन है इस क्षेत्र के प्रति, जो भारत की विदेश नीति थी इसमें एक बड़ा परिवर्तन है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आशा है आपको अच्छा लगा होगा और कई मुद्दे जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो अगर अच्छा लगा तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझसे आप फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। इस नाम से मेरा एक फेसबुक पेज है, तो उसको लाइक करें, काफ़ी अच्छी सामग्री वहाँ पर उपलब्ध है। और इसके साथ ही मुझसे आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप मुझसे जुड़ें और अगले वीडियो तक के लिए आपने इतना समय दिया देखने के लिए उसके लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय। एक अच्छे वीडियो के साथ फिर से मैं उपस्थित होंगी, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।